माँ अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए शेरनी बन जाती है। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी। अब मैं आपको 3 माँ की कहानी सुनाता हूँ। ये तीनों माँ दुनिया के बच्चों के लिए योद्धा बन गई, हवा प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही, कहती हैं कि अपने बच्चों की जिंदगी के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और जिसकी वजह से हमें साइकिलिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दमची जैसे लग रही है, जैसे दमची घुट रही है, आंखों में वैसे आ रही है धुआं जैसी। अभी क्या, एक तो आई इरिटेशन बहुत होती है पोल्यूशन की वजह से, और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम रहती है काफ़ी। डेफिनेटली पॉल्यूशन बहुत है, ये सब हम ही सबकी देन है, इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। एयर पोल्यूशन जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी दिक्कत है जो कोविड से भी बड़ी है। पूरी दुनिया में जो सबसे पहले 20 सिटीज़ हैं वो भारत की ज़्यादातर सिटीज़ हैं जो ख़राब हवा है, प्रदूषित हवा है। बैड एयर डेज बहुत ज़रूरी हैं। एक मदर को जानना कि आज बच्चे बाहर खेल सकते हैं नहीं, आज पार्क जा सकते हैं या नहीं। कोई भी चीज़ हो, जब तक उसका आपके पास डेटा नहीं होगा या आप उसको देखेंगे नहीं तो आप उसको मानेंगे नहीं। हम साफ हवा के लिए लड़ रहे हैं। 132 शहरों के लिए जिस एडवाइजरी की मांग वॉरियर मॉम जैसे संगठन कर रहे हैं, उसका समर्थन पर्यावरणविदों ने भी किया है। यानी कि सजग नागरिकों की मांग वैज्ञानिक तर्कों से भी लैस है। मैं एक संस्था के साथ हूँ जिसका नाम है वॉरियर मॉम्स मदर्स फॉर क्लीन एयर। हम साफ हवा के लिए लड़ रहे हैं। पूरे भारत की मेरे जो माएँ हैं जो बच्चों के लिए साफ हवा के लिए हम जूझ रहे हैं। और आपको पता ही है कि इस वक्त दिल्ली की हवा तो खैर है ही, पर काफ़ी साल लग गए इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि दिल्ली की हवा ही ख़राब नहीं है। पूरी दुनिया में जो सबसे पहले 20 सिटीज़ हैं वो भारत की ज़्यादातर सिटीज़ हैं जो ख़राब हवा है, प्रदूषित हवा है। बैड एयर डेज बहुत ज़रूरी हैं। एक मदर को जानना कि आज बच्चे बाहर खेल सकते हैं नहीं, आज पार्क जा सकते हैं या नहीं। स्कूल के बाहर हर एक स्कूल, थोड़े बहुत इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो ये कर रहे हैं, बट एक रेगुलर दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें पता ही नहीं है। जो प्रदूषण है ये हर सेकंड, हर पल हमारे बच्चों का नुकसान कर रही है। ये जो डैमेज हो रहा है लंग्स को, ये एक इररिपेरेबल डैमेज है कि अगर आप कहें कि मैं अपना लाखों करोड़ों जो भी है मैं वो भी देकर अपने बच्चे के लंग्स नए ले लूँगी, तो वो ऐसी कोई दुनिया में आज तक टेक्नोलॉजी नहीं है। 1.6 मिलियन people die of air pollution, 3x of COVID। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, कितनी ज़रूरी बात है। तो आप थोड़ा सा ये जो एयर टाइम है, ये जो बैनर्स लगे हुए हैं, ये बस स्टॉप पे, स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्कूल्स को क्या पता कि आज बच्चे बाहर जाके खेलेंगे या तो हम अंदर रखेंगे क्लासरूम के अंदर। तो वो सब जाने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग चाहे 20-30 साल से बोल रहे हों कि हवा प्रदूषित है, ख़राब है, लेकिन जब तक हम उसको हमने मेजर नहीं किया कि आज यहाँ साउथ दिल्ली में क्या है AQI और आनंद विहार में क्या है सो ये जब तक हमने उसको नापा नहीं, उसको देखा नहीं, तो हमने उसको माना नहीं। ऑनलाइन जैसे ये है, इसमें लिखा है आज की येलो है, तो आप आज घर के बाहर देख के जा सकते हैं। तो मुझे इस ऐप के द्वारा पता लग गया है। बट जैसे जो मासेस हैं, जो बच्चे हैं, रोड पे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, उनके पास तो कोई ऐसा ऐप या कुछ नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि ये मिक्स होना चाहिए, ज़्यादातर ऑफलाइन भी होना चाहिए कि हर एक बस स्टॉप के ऊपर हो, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, हर एक चीज़ के बाहर ये एक इंडिकेशन हो कि लाल है तो आज आप घर के अंदर रहिए, हरा है तो आज आप बाहर जा सकते हैं। तो ये कोई इन्फॉर्मेशन एक आम आदमी के पास तो है ही नहीं।
एडवाइजरी तो गवर्नमेंट ही देगी ना, क्योंकि एडवाइजरी तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे नहीं सकते, या मैं अपने ऐप पे मेजर करके उसको मैं नहीं डाल सकती। blueskies.jhatka.org हम वहाँ जाके हम लोग को कह रहे हैं कि अलग अलग अपने शहरों से जाके ये ईमेल भेजिए। तो ये पूरा वेबसाइट आप 2 मिनट में आप बस अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख लीजिए और ईमेल भेज देंगे अपने म्यूनिसिपैलिटी के रिप्रेजेंटेटिव। जैसे बॉम्बे में BMC है, दिल्ली में MCD है। As part of this Clean Air Action Plan, आप रेगुलरली पब्लिक हेल्थ एडवाइजरीज भेज दीजिए सब लोगों को, तो हम जान सके कि आज हवा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बहुत आपको मालूम नहीं होता कि जब हवा अच्छी है, जब हवा नहीं अच्छी। अगर आपको हवा साफ करनी है तो अब पैसा लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत एक गलत साइकिल है, क्योंकि अगर हम उसको साफ रखेंगे तो हमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, और अगर गंदी होगी, प्रदूषित होगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। सो ये एक साइकिल है जो समझना है कि इसको हम उल्टा चला रहे हैं। हवा तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके, सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, चाहे वो व्हीकुलर है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, चाहे वेस्ट बर्निंग है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। अब इसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न जो हम काफ़ी हद तक इवन जो एलीट सिटीजन्स हैं और पढ़े लिखे लोग, वो नहीं इसको ध्यान दे रहे, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो जितनी भी इंडस्ट्रियल एमिशन है भारत की, उसमें उसका 60% जो श्रेय जाता है वो थर्मल पावर प्लांट्स का है। और इनके एक सेट नॉर्म्स हैं जो वायलेट नहीं होने चाहिए, और वो वायलेट हो रहे हैं। कोर्ट्स हैं, ये भी इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं, जबकि ये एक किस्म का कोर्ट का ही कंटेम्प्ट है। जब कोर्ट ने बोल दिया कि ये नॉर्म्स हैं, इसको फॉलो कीजिए, और आप नहीं कर रहे, तो ये तो कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट होना चाहिए। पर हम क्यों इसको स्ट्रिक्टली ले रहे हैं? और इसमें हर एक का बच्चा सफ़र कर रहा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट हैं जो बैठे हैं, जो साइन कर रहे हैं ये सब, या जो कोर्ट के जजेस हैं, या वो गरीब आदमी जो सड़क पे रह रहा है। हर एक सफ़र करेगा, हर एक का बच्चा सफ़र करेगा। एक तरफ जहां राज्य सरकारें वायु प्रदूषण वाले दिनों से लड़ने की तैयारी में जुट गई है, वहीं नागरिकों में भी इसकी हलचल दिखने लगी है। नागरिक संगठनों का एक समूह क्लीन एयर कलेक्टिव ने एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया है, पिटीशन का कैंपेन, जिसके तहत 132 शहरों में सिविक बॉडी से ये मांग की जा रही है कि बैड एयर डेज यानी कि खराब एयर क्वालिटी वाले दिनों में हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी अगुवाई वो माएँ कर रही हैं जो खुद को वॉरियर मॉम्स बुलाती हैं। नर की सेवा में नारायण मिलते हैं, ये बहुत बार सुना है, लेकिन देवालय में औषधालय भी मिलते हैं, ये शायद आपने ना देखा है और ना ही कभी सुना होगा। आज आपको दिल्ली के एक गुरुद्वारे में लेकर चलते हैं। यहाँ सेवा का नया तरीका देखिए। जरा सोचिए, आईसीयू के बाहर लगी वो लाल लाइट, आईसीयू के अंदर जिंदगी से जद्दोजहद करता वो मरीज, और आईसीयू के बाहर तमाम तरह के टेस्ट की लिस्ट लिए खड़े वो परिजन जिनके पास दुआएं तो हैं, लेकिन दवाओं के लिए उन्हें आर्थिक संघर्ष और आर्थिक संकट के उस दौर से गुजरना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी धार्मिक संस्थान से मिलने वाले हैं जो इस आर्थिक संकट के दौर में भी लोगों की दुआओं के साथ साथ दवाओं में भी उनकी मदद कर रहे हैं और तमाम लाखों लोगों की जिंदगी बचाने और संवारने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम भूपिंदर सिंह पुलर है और मैं एज ए चेयरमैन यहाँ गुरु हरकिशन हॉस्पिटल बंगला साहब गुरुद्वारा, ये बंगला साहब गुरुद्वारे के अंदर स्थित है और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का ये उपराला है। इस हॉस्पिटल को लगभग 40 से 50 वर्ष ये पुराना है और तब से लेके अब तक कंटिन्यूसली ये संगत की
और मानवता की सेवा कर रहा है। यहाँ पर हर तरह के डॉक्टर आते हैं, चाहे वो कार्डियो का हो, स्किन का हो, गायनी हो या कोई न्यूरो वाला हो, हर तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ वो डॉक्टर्स आते हैं कि अगर आप नॉर्मली उन डॉक्टर्स के क्लिनिक पे जाएंगे या हॉस्पिटल में उनसे अपॉइंटमेंट लेने जाएंगे तो 1 से 2 महीने लग सकते हैं, पर यहाँ पर वो जो डॉक्टर्स हैं वो आके अपना चैरिटी करते हैं अपने टाइम का। और यहाँ पर 10 रुपये की, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ 10 रुपये की पर्ची कटती है, जिसमें डॉक्टर्स बहुत अच्छे से देखते हैं, कंसल्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ दवाई जो है वो मरीजों को मुफ्त दी जाती है। मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट लिख देता है, और जो सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो ये होती है कि मेडिसिन के साथ साथ ये जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट जो होते हैं ये मरीजों की कमर तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट ब्लड की लैब है, जिसके अंदर हर तरह के ब्लड के टेस्ट होते हैं। हमारे पास यहाँ पर पूरा फिजियोथेरेपी का पूरा सेट है, ताकि किसी को अगर कोई एक्सरसाइज से आना है तो फिजियोथेरेपी है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास ECG है, EEG है, यहाँ पर हमारा एक्वा प्रेशर है। ये MRI सेंटर यहाँ पर की सिर्फ मात्र 50 रुपये के अंदर MRI की जाती है, और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और नॉर्मली भी हमारे जो रेट हैं वो 1400 रुपये का हमारा MRI का रेट है। ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक तरीके का फ्री ही है, लेकिन बाहर तो अगर आप जाओगे तो ये जो MRI हैं, क्योंकि MRI बहुत सारे तरीके की होती हैं, ये हज़ारों रुपये में होती है। मुझे सिटी यूरोग्राफी बोला था कराने के लिए, जिनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी टाइम बाद की डेट मिलती है हमें, और ऑलमोस्ट मुझे नवंबर एंड की डेट मिली है इसके लिए, और मुझे ये जल्दी चाहिए थी रिपोर्ट। तो यहाँ पर और जो रेट्स का है प्राइवेट हॉस्पिटल में 8500 है इसका रेट, और यहाँ पर जो ये 2200 में इसका टेस्ट, मेरे को 2200 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। हमारी संस्था के अंदर कोई प्रॉफिट, कोई लॉस की बात ही नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ ये है कि जो भी हमारे 8वें गुरु नानक गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर पे आता है, हमारी तो पूरी ये कोशिश होती है कि वो यहाँ से दवाई भी ले और दुआ उसको मुफ्त मिलती है। बहुत महंगी मेडिसिन हैं, चाहे वो कैंसर्स की हैं या कार्डियो की हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर फ़र्क आता है। ये शुगर की मेडिसिन है और ये ब्रांडेड मेडिसिन है, और इसकी जो MRP है वो है 3333, और ये जो मात्रा है यहाँ 43 के अंदर ही आपको उपलब्ध है। ये पेंटोसन है, जो आज की डेट के अंदर तकरीबन सबको ज़रूरत होती है, गैस की मेडिसिन है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका जो MRP है वो 138 है, 138 के करीब है, और ये मात्र 15 रुपये के अंदर, सिर्फ 15 रुपये के अंदर यहाँ मिल रही है, सिर्फ 15 रुपये के अंदर। ये मल्टीविटामिन है, ये मल्टीविटामिन है, और इसके जो MRP है वो आप देखेंगे ये 575 के करीब है, 575 MRP है, और सिर्फ मात्र 120 रुपये के अंदर जो ये मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध है, मल्टीविटामिन। जो हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर से प्राइस आता है, सेम ही हम वो पेशेंट्स को देते हैं। इसका जो हमारा जितना हमारा वहाँ पर एम्प्लॉई हैं और जो बिजली का खर्चा है, वो सब कुछ जो है वो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी बेयर करती है। यहाँ पर तो कोई ना धर्म देखी जाता है ना जात देखी जाती है, यहाँ पर तो सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जो पहले आ जाएगा वो उसको पहले उसकी बारी आएगी।
यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही उपराला है, वो है मानवता की सेवा। बाहर बहुत महंगा MRI हो रहा था, यहाँ किसी ने मुझे बताया गुरुद्वारे में बहुत हाफ रेट पे हो रहा है, 1400 रुपये का हुआ है और बहुत अच्छा है। यहाँ डॉक्टर भी हैं दिखाने के लिए। बाहर तो बहुत ही महंगा था, जैसे 7000 8000, उससे भी कम कर लेंगे, लेकिन बस 6000 बहुत से बहुत, उससे कम होगा नहीं बाहर। यहाँ बहुत अच्छा है। हमारे को बहुत ही एक सुकून महसूस होता है, वो ये है कि हमारा ये जो जीवन है गुरु साहब की कृपा से आज सेवा में समर्पित है। जहाँ जो लोग स्ट्रेचर्स पे आते हैं, एम्बुलेंस से आते हैं और जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन या क्यों? क्योंकि वो गुरु नानक के घर पे आए हैं। जब वो गुरु नानक के घर पे आते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि उनकी जो हमारी मेडिकल की फैसिलिटी है हम उनको सर्व करें। और आप यकीन करना, जिस टाइम आदमी अपना टेस्ट करा के यहाँ से निकलता है या हॉस्पिटल से अपना इलाज करा के बाहर निकलता है तो उसकी आंखों में आपको वो चमक मिलेगी, उससे आपको इतना बड़ा सुकून मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा लगता है कि परमात्मा ने अपनी सेवाएँ आप खुद ली हैं। मेरे मुंह से आपने अक्सर एक शब्द सुना होगा, प्रेरणा। मैं कहता रहता हूं कि जिंदगी बदलने वाली प्रेरणा से भरी कहानी। और आप भी सोचते होंगे कि ये प्रेरणा कौन सी सुई है जो लग जाए तो आदमी को बदल देती है। आज मैं आपको दिखाता हूं कि प्रेरणा कैसे जीवन बदलती है। आप सब ओलंपिक में जेवलिन के लिए स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा का नाम तो याद होगा ही। उनकी प्रेरणा से क्या बदल रहा है, आइए साथ में देखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। जैसे नया क्रेज आया है इंडिया में, जो हमारे नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में गोल्ड लाए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड किया है, उसके बाद एक तरह से जेवलिन में थोड़ी सी क्रांति सी आई है। मैं ओलंपिक में मैम मेडल जीतना चाहता हूँ और मैम नीरज चोपड़ा सर से मैम बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मैं ऑनर टू प्ले फॉर इंडिया। जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का स्वर्ण पदक जीतने के बाद जावलिन थ्रो को लेकर सभी युवाओं में उत्साह देखने लायक है। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्रसाल स्टेडियम में, जहां पर जावलिन थ्रो की तैयारी चल रही है। सभी युवाओं में उत्साह देखने लायक है। इस वक्त मेरे इस तरफ लड़के तैयारी कर रहे हैं जावलिन थ्रो की, तो वहीं लड़कियों में भी उत्साह की कमी नहीं है, वो भी इस तरफ जावलिन थ्रो की तैयारी कर रही हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और जानेंगे कि कैसे जावलिन थ्रो के लिए इनके मन में ये विचार आया और ये यहाँ पहुँच चुके हैं तैयारी करने के लिए। क्या मेडल जीतना चाहते हैं देश के लिए? यस मैम, मैं ओलंपिक में मैम मेडल जीतना चाहता हूँ और मैम नीरज चोपड़ा सर से मैम बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। और सर मैम जैसे वो छोटे से गांव से निकले, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी, वैसे मैम मैं भी एक छोटे से घर से निकल के दिल्ली में मैम पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ना चाहता हूँ, अपने सर और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में। लड़कियां तैयारी कर रही हैं जावलिन थ्रो की। जानेंगे उनसे भी कि उन्हें प्रेरणा कहां से मिली। नीरज चोपड़ा देश के सभी युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं इस वक्त जावलिन थ्रो खेल को अपनाने की, और यहाँ पर लड़कियां प्रैक्टिस करते हुए हैं। आपको जावलिन थ्रो की प्रेरणा कहां से मिली है? नीरज चोपड़ा से ही मिली है। तो अब क्या आगे की प्लानिंग है आपकी? आगे की बस प्लानिंग है टोक्यो ओलंपिक तक जाना है। थोड़ा ओलंपिक तक जाना है? जी बिल्कुल। मेडल लाना है? जी बिल्कुल। तो आप अगली नीरज चोपड़ा बनेंगे? जी बिल्कुल। जैसे नया क्रेज आया है इंडिया में,
जो हमारे नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक में गोल्ड लाए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिकॉर्ड किया है, उसके बाद एक तरह से जैवलिन में थोड़ी सी क्रांति सी आई है। हर छोटा बड़ा बच्चा चाहता है कि भाई हम अगले नीरज चोपड़ा बने या देश के लिए मेडल जीते और जैवलिन थ्रो में ही जीते। तो काफ़ी नए बच्चे मोटिवेट होकर स्टेडियम में आए हैं। हमारे पास भी 60-70 नए एडमिशन हुए हैं जैवलिन में, और रोज़ ही रहता है कि भाई रोज़ क्वेरी होती है कि भाई हमें जैवलिन में एडमिशन दे दीजिए, लेकिन लिमिटेड चीज़ें होने की वजह से हम उनको अल्टरनेट या डे वाइज सेट करके उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। और जो पुराने बच्चे थे जो स्पोर्ट्स किया करते थे, एथलेटिक्स करते थे, उनमें भी नई मोटिवेशन है कि हम भी ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं। लगभग 12-15 बच्चे ऐसे हैं, 20 बच्चे जो नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और स्टेट लेवल वाले भी 20-25 बच्चे हैं। इंडिया में जैवलिन का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। हमारी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जैवलिन की सिंगल जैवलिन की ही नेशनल चैम्पियनशिप स्टार्ट कर दी है। नीरज चोपड़ा के मेडल से पहले ही हम लोग प्लान कर रहे थे कि भाई जैवलिन और 400 मीटर को इम्प्रूव करने के लिए, जिसका रिजल्ट हमें नीरज चोपड़ा के रूप में मिला। और अगला जो भविष्य की बात करेंगे तो आने वाला जो ओलंपिक है 2024, तो उसमें कम से कम नहीं तो मुझे लगता है अगर सेम क्वालिफाई रहा तो हम अभी 1 या 2 देख रहे थे हम, नीरज चोपड़ा और शिवपाल सिंह, लेकिन आने वाले अगले ओलंपिक में अगर यही स्टैंडर्ड रहा तो हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की बहुत तगड़ी हो चुकी है। और मेरे हिसाब से कम 6 से 8 बच्चे, 8 हमारे एथलीट ओलंपिक में क्वालिफाई करेंगे। पहले जो बच्चे प्रोफेशनली कर रहे थे उनके पेरेंट्स तो पहले से ही मोटिवेट थे, लेकिन बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं पता था। बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता था कि भाई ये प्रॉपर इवेंट होता है या इसमें भी हम ओलंपिक जीत सकते हैं या एज ए कैरियर ले सकते हैं। अब पुराने पेरेंट्स के अलावा नए पेरेंट्सों को भी पता लग गया कि भाई स्पोर्ट्स में भी सब कुछ है और जेवलिन थ्रो से भी हमारे बच्चे का कैरियर बन सकता है, ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ले सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे काफ़ी मोटिवेट हुए और पेरेंट्स का जो रुझान है वो जेवलिन की तरफ काफ़ी बड़ा है। जैवलिन थ्रो के प्रति युवाओं का उत्साह देखकर लगता है कि भारत को आगे बहुत जल्द कई गोल्ड मेडल मिलेंगे और भारत के युवा भारत का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित कराएंगे। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आप किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, आप किसी को प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है, इसमें आदमी खुद अपनी प्रेरणा बन जाता है। ये बहुत ही कमाल की सिचुएशन होती है और इसे समझने के लिए हम और आप मिलकर एक कहानी देखते हैं। 20 में कॉलेज, 22 में इंटर्नशिप, 24 में नौकरी, 26 में पार्टनर, 28 में शादी और 30 में सेटलमेंट। किसी आम युवा की जिंदगी की बात करें तो वो इसी पटरी पर चलती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसकी जिंदगी और पटरी दोनों ही अलग है, क्योंकि वो मंजिल तक अपने पहले ही पड़ाव में पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं क्या है उनकी कहानी। हेलो, माय नेम इज पूर्वी रॉय। आई एम अ बिजनेस वुमेन। मैं अपने 20s में हूँ और मैं 2 बिजनेसेस संभालती हूँ। पहला बिजनेस मेरा फैशन का बिजनेस है जो कि लाइफ स्टाइलिस्ट है, एंड मेरा दूसरा बिजनेस टेक का बिजनेस है, अरिस्ता वर्ल्ड। फैशन का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था ईयर 2016 में, एंड उसके बाद 2018 में मैंने टेक का बिजनेस स्टार्ट किया है। करंटली जो अरिस्ता वर्ल्ड है उसका टर्नओवर 4.08 CR है और कंपनी में तकरीबन 100 इन हाउस ऑफसेट टीम के एम्प्लॉयज़ हैं। अरिस्ता वर्ल्ड में भी हमारा फैशन वर्क स्टेशंस है, वर्क हाउसेस है और करीबन 50 से 60 एम्प्लॉयज़ ऑफसेट इन हाउस टीम में हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करूं, एंड एंटरप्रेन्योरशिप पहले से ही एक बहुत बड़ा सपना था। तो मैंने सीधा अपने डैड से बात की जाके। पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया
और बस उसी सपोर्ट के कारण मैं दिल्ली आके अच्छे से मैंने ये किया। जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा था तब सभी लोगों ने ऑब्वियसली मेरी फैमिली से बोला था कि जॉब भी एक सेटल चीज़ें होती हैं, बट बिजनेस इज़ मोस्ट अनसेटल्ड थिंग और उसके लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। फॉर अ गर्ल अलोन हाउ वुड शी डू इट। सो तब डैड को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था और मुझे प्रूव भी करना था। जब कोई भी चीज़ आपके पास एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसको प्रूव करना रहता है, तब आप बहुत अच्छे से प्रूव करते हो उस चीज़ को। सो मैंने हमेशा से देखा है अपनी मम्मा को, शी इज़ अ होम मेकर। वो बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करती हैं एंड उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला कि वुमेन आर अ गुड मैनेजर, दे कैन मैनेज एवरीथिंग। सो अगर वुमेन अच्छे से बाहर काम करती है तो वो वर्क लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकती है, क्योंकि लुकिंग एट आवर होम ओनली, हमारी मॉम सबसे अच्छी मैनेजर्स होती हैं और उन्होंने हमें सिखाया है कि सारी चीज़ों को कैसे आपको ऑर्गेनाइज और मैनेज करना रहता है। टेक बहुत टफ रहा मेरे लिए, बिकॉज मैंने स्टडीज़ फैशन पे ही किया और आइडिया मुझे डिज़ाइनिंग का था। बट एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर एक इंसान को क्रिएटर बनाता है और क्रिएटर जो है वो चीज़ें ऐसी करता है जहाँ पे कि आप कोई भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो। सो ऑब्वियसली मैंने टेक की बहुत सारी चीज़ें सीखी, मैंने कोडिंग भी सीखा और फैशन ट्रेनर से एंटरप्रेन्योर में शिफ्ट किया। बट जर्नी वैसी ही थी, एंटरप्रेन्योर सेम चीज़ थी। वहाँ पे मैं फैशन की डिज़ाइनिंग, स्केचिंग और प्रोडक्ट देखी थी। यहाँ पे मैं टेक, गैजेट्स, डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्ट का फंक्शनैलिटी देखती हूँ। स्टार्टिंग में लोगों से वर्क करवाना, टू गेट पीपल टू वर्क वाज चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द एज। पीपल जनरली डिसओबे करते हैं लोग, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। बट ऑब्वियसली एक बार दो बार आई हैव टू कीप माई काम। पहले मुझे उनको समझना पड़ता है, तो पहले अगर आपको किसी से काम करवाना है पहले उनको समझो एंड देन उस हिसाब से उनके साथ बिहेव करो, तभी यू विल गेट इट टू वर्क। तो वो चैलेंज मैंने सीखा कि इसको ऐसे किया जाता है। इनिशियली अगर मैं अपने लाइफ स्टाइल स्टे की बात करूँ, जहाँ पे नॉट एवरी एम्प्लॉय बट वर्क स्टेशन जहाँ स्टार्ट किया, जहाँ वर्कशॉप है, वहाँ पे देर आर एक सिंपल कैटेगरी से, हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं जिनकी की आदत होती है कि वो हमेशा दे यूज टू वर्क एंड ऑन मेंस कमांड। सो उसमें क्या हुआ कि देयर वर वर्कर्स देयर अराउंड एंड आई वाज देयर। आई वाज स्टार्टिंग माय वर्क एंड गेट देम टू वर्क कि हाँ ये डिज़ाइंस बनाने हैं आज। और व्हेन आई स्टार्टेड तो उन्होंने बोला कि ओके ये करना, सबको ब्रीफ कर दिया। one tailor asked me कि मैम everything is okay, where is the sir? So I said I am the sir. तो लास्ट एक ईयर में काफ़ी कुछ मैंने सीखा है उनसे, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक बीइंग अ वुमेन, वो जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करती है, वो जिस तरीके से एक कंपनी की सीईओ है, उस चीज़ों से एक बहुत ही ज़्यादा पावर मिलती है कि वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो मेरी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आई डोंट थिंक मेरे को उनके आगे कुछ लगती है। पूर्वी जैसे एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कम उम्र में टेक्नोलॉजी, फैशन, लग्जरी को समझते हुए एक नया नाम बनाने की कोशिश की और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को लाकर इस मार्केट में एक नया एक मुकाम हासिल किया। कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन पूर्वी की कहानी हमें ये बताती है कि वक्त से पहले आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ राह है वहाँ हिम्मत है, हौसला है, लगन है, मेहनत है। जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, कुछ पाने का, उम्र के उस पड़ाव में जहाँ पर मंजिल आपसे बेहद दूर है, लेकिन आपके हौसले उस फासले को कम कर देते हैं, और पूर्वी उसका जीता जागता उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमेंद्र के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। हिंदुस्तान का रंग बदलने वाली कहानियां जारी हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मिलते हैं गुड न्यूज टुडे के इस मंच पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी
और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे 10 महीने में 10-10 महिलाओं के 30 ग्रुप बने। 300 महिलाओं ने मिलकर कमाल कर दिया। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना की वजह से पतियों की नौकरी चली गई तो पत्नियों ने घर के साथ कमाई की कमान भी थाम दी। 300 महिलाओं ने देश की 50% आबादी की छवि ही बदल दी। आइए साथ में मिलकर देखते हैं बहुत ही दिलचस्प कहानी। मैं मोदी नगर में रहती हूँ और मैं हमारे ग्रुप का नाम गोपाल स्वयं सहायता समूह है, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ। हमारे पास लॉकडाउन में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हम लोगों के पास कुछ काम नहीं था, कुछ मतलब ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम भी छूट गया था और घर में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी। मतलब परेशान हो गए थे, घर में नौकरी थी वही छूट गई थी, लॉकडाउन के वजह से सब घर पे ही रहने थे, बच्चे भी थे और मतलब घर में बहुत तंगी आ गई थी, उनकी नौकरी भी छूट गई थी। ब्रजेश देवी ने यहाँ पे सबसे पहला समूह बनाया था जिसका नाम रानी स्वयं सहायता समूह था। वो 4 साल पहले उन्होंने इसका गठन किया था। वो चाहती थी कि यहाँ पे महिला खुद सक्षम हो, खुद के पैरों पे खड़ी हो और उन्हें घर बैठे रोजगार मिले, कहीं बाहर ना जाना पड़े, ना किसी के ऊपर वो निर्भर हो। तो उन्होंने इसलिए इस समूह का गठन किया था। इस समूह को बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जब ये समूह बना तो उन्हें लगा कि हाँ अब इसमें महिलाएं जुड़ सकती हैं और कुछ काम कर सकती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे और समूह का गठन किया। उन्होंने बताया कि ऐसे 10 लेडीज़ों को इकट्ठा करो आप, और सबके मतलब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा किए हमने, और हमने थोड़ा थोड़ा करके 200 रुपये मतलब मंथली इकट्ठा किए हम लोगों ने। तो मतलब महीने में 2000 रुपये हमारे इकट्ठे बचत के हुए और हम लोगों ने फिर बैंक खाता खुलवाया हम लोगों ने, और अपनी मतलब ज़रूरतों को, जिसको मतलब ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, तो हमने उनको मतलब निकाल के बैंक से उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करवाया। अब हमने इसी तरीके से अपने मतलब लॉकडाउन में इस काम को हमने स्टार्ट किया। हम हर महीने मीटिंग जोड़ते हैं, लेडीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उससे हमें फ़ायदा हुआ है। इन्हीं ग्रुप से उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। वो महिला काम लाती हैं, पापड़ वगैरह बनाने का, बत्तियाँ, दिवाली के टाइम पे मोमबत्तियाँ बनती हैं, दिए वगैरह बनते हैं, जिसे हम बाहर मार्केट में सप्लाई करते हैं महिलाओं से गाँव में बनवा के। तो उसमें उनका ये है कि कुछ सामान, कुछ काम ब्लॉक से भी दिया जाता है, हमको ज़िले से भी दिया जाता है, कुछ हम खुद करते हैं, सेल करते हैं, कुछ ब्लॉक पे सेल हो जाता है, कुछ बाहर मार्केट में सेल करते हैं। तो इससे महिला खुद अपने काम करती हैं और अपनी बचत वगैरह बचाती हैं। सिर्फ कचरी हैं, पापड़ हैं, या कोई सिलाई वगैरह का है, जैसे सूट वगैरह सिलते हैं, तो हमें ये वाला बिजनेस भी इस ग्रुप के थ्रू मिला। स्टॉल लगाते हैं और उसमें अपना सामान बनाते हैं, मोमबत्तियाँ हैं, सिलाई का भी, कढ़ाई बुनाई का करके हम उनको बेचते हैं, उनको निकालते हैं सामानों को। यहाँ जो महिलाओं से सामान बनवाया जाता है वो हम अलग अलग दुकानों पे सेल करते हैं। मोदी नगर से बेचते हैं जाके, और गाजियाबाद से यहीं पे कुछ लोग सामान लेने आते हैं, वो हमें बनवाते हैं, ऑर्डर देके जाते हैं, जिसे हम उन्हें पूरा करके देते हैं।
हमें जो है सरकार की तरफ से बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने हमें पैसा दिया, हमने जो गरीब इंसान है हमने उनको भी बांटा है पैसा, और हमें ज़रूरत पड़ी हमने भी इस्तेमाल किया है। उसमें अपना काम चालू करा, मशीन का भी चालू करा और लेडीज़ों के लिए भी काम चालू करवाया। जैसे जैसे हमें किसी के लिए दिखाई दिया कि हम ये परेशान हैं तो हमने उनके लिए भी सहायता की है। बहुत जने ऐसे थे कि जो परेशान थे, हमसे सहायता मांगते थे, हमने उनकी सहायता करी है। ध्यान दिया सरकार ने भी, उन्होंने हमें आंगनवाड़ी में राशन वितरण करने का काम दिया। ब्लॉक से हम राशन उठाते हैं और जी वहाँ से भी कोटेदार से भी राशन उठाते हैं, तो फिर हम उसमें आंगनवाड़ी में वितरण करते हैं। और हम लोग इस ग्रुप के थ्रू बहुत अपने पैरों पर स्टैंड है, खड़े हैं। एक फिल्म का गाना है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं कि इंसान सोचता है कि अकेले के बस का अब कुछ नहीं, क्यों ना साथ लिया जाए और जिंदगी को आगे जीने के लिए कुछ नया किया जाए। इस गांव की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक महिला की शुरुआत बढ़ते बढ़ते अब पूरे गांव की कहानी बन चुकी है। हालात ये हैं कि यहाँ पर सब एक दूसरे का हाथ थामे जिंदगी को चलाने के लिए नई योजनाएं बनाते हैं और सोचते हैं कि मिलकर कुछ किया जाए और मिलकर पैसे कमाए जाएं और घर को चलाया जाए। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। पिछले 50 साल से देवघर में रहने वाले शिक्षक रजत मुखर्जी ने 50,000 से ज्यादा डाक टिकट इकट्ठा कर लिए हैं और वो 5,000 से ज्यादा चिड़ियों के स्केच बना चुके हैं। हर आदमी जिंदगी में बिजी है, फिर भी ये लोग अपने शौक के लिए इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं भाई? रजत मुखर्जी की कहानी में इस सवाल का जवाब खोजते हैं साथ में मिलकर। झारखंड के देवघर का ये राधा सदन देखने में जितना पुराना है, उससे ज्यादा पुरानी धरोहर है इस घर की चारदीवारी के अंदर। और ये जो आपको इस घर के दरवाजे पर खड़े दिख रहे हैं, ये हैं रजत मुखर्जी। रजत पेशे से शिक्षक रहे हैं। 64 साल के रजत लगभग 50 साल से डाक टिकट का संग्रह कर रहे हैं और आज उनके पास लगभग 50,000 से भी ज्यादा टिकटों का एक नायाब संग्रह मौजूद है। भारत समेत इंग्लैंड, अमेरिका, हंगरी, जर्मनी और कई देशों के टिकट के इस कलेक्शन को देखिए। यही नहीं, रजत मुखर्जी के पास अलग अलग देशों के पुराने सिक्के भी हैं। रजत मुखर्जी का इन टिकटों से बचपन का रिश्ता है। जब हम छोटे थे, मोस्ट प्रोबेबली हम 7-8 में पढ़ते थे, और उसी समय मुझे कुछ डाक टिकट मिला था और बस वही शुरुआत है मेरे इस डाक टिकट का पथ पर चलना। कलेक्शन करते रहे, थोड़ा सा डाक टिकट कलेक्शन करते करते अचानक हम दिखे हैं आज के समय में, आज करीब 40-45 साल हो चुका है। तो आज अनगिनत डाक टिकट मेरे पास है, बहुत से स्टम्प्स हैं। ये जितने भी फिलाटेलिक मटेरियल्स है सब मेरे पास है और कितने हैं ये तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाते हैं कि मोर देन 50,000 है। 50,000 से भी बेशी होगा तो कम नहीं होगा, क्योंकि गिन तो नहीं सकते हैं, गिना नहीं जा सकता है। ये मेरे पास है, कभी कभी हम एग्जिबिट करते हैं और लोग देखते भी हैं, हम भी देखते हैं, खुश होते हैं कि आज हम कितने समय से करते आ रहे हैं। आज भी ये मेरे लिए एक विशेष हॉबी है। रजत मुखर्जी के पास कुछ रेवेन्यू टिकट तब के हैं जब से इनकी शुरुआत हुई थी। कुछ टिकट तो इनके पास ब्रिटिश काल के भी हैं। देखिए कितनी सजावट के साथ रजत ने इन टिकट और सिक्कों को संभाल कर रखा है। अनेक टिकट है, अनेक स्टैम्प्स है जो ब्रिटिश टाइम का ही है और खास करके ये रेवेन्यू स्टैम्प्स जो है, जब से ये रेवेन्यू स्टैम्प शुरुआत हुआ है उस समय से आज तक के सारे रेवेन्यू स्टैम्प मेरे पास है और बाकी जितने भी स्टैम्प्स हैं सारे देशों का, उन सारे पुराने स्टैम्प्स भी मेरे पास है, जैसे कि इंग्लैंड के हैं, आपके अमेरिका के हैं,
जर्मनी के बहुत सारे स्टैम्प्स है मेरे पास। इन जनाब की एक और खासियत से आपको रूबरू कराते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। कोयल, तोता, गौरैया, सारस, पेंगुइन, हंस, क्या क्या गिनाएं आपको। रजत टिकट कलेक्शन के साथ साथ अव्वल दर्जे के आर्टिस्ट भी हैं। रजत के जानने वाले उन्हें कलाकार कहकर बुलाते हैं। बहुत सारे लोग जानते ही हैं कि हम चिड़ियों पर भी काम किए हैं और करीब 500 चिड़िया हम अपने हाथ से स्केच किए हैं। कैसा हुआ, अच्छा कि बुरा, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो हम कर दिया है। रजत मुखर्जी गरीब जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वो भी निःशुल्क। अपने स्टूडेंट्स को याद कर रजत बेहद भावुक होते हैं। इस बात की उन्हें बेहद खुशी है कि उनके स्टूडेंट्स जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज भी रजत अपने स्टूडेंट्स से किस कदर जुड़े हुए हैं, ये एक शिक्षक का मन ही जान सकता है। स्टूडेंट्स मेरा जीवन है। हम करीब 40-45 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं और बहुत मेरे स्टूडेंट्स हैं जो देश विदेश में भी हैं और आज भी हैं। ये एक हैबिट है मेरा पढ़ाना, तो जहाँ तक होता है आज भी कुछ ना कुछ पढ़ाते ही हैं और स्टूडेंट्स भी आते ही हैं। पढ़ाना मेरा एक नशा है, ये पेशे में हम नहीं लिए हैं। जो कुछ भी आज तक हम काम किए हैं ठीक पेशे में नहीं रखे हैं इसको, और हम अपना हैबिट बना लिया है, अभ्यास की तरह कर दिया है कुछ चीज़ों को, जो आज भी मेरे साथ दे रहा है। ये सारे जितने भी काम हैं। रजत चीजें ही नहीं, गुण भी इकट्ठा करते हैं। वो अच्छा गाते हैं। रजत चाहते हैं कि उन्होंने जो टिकट और सिक्कों का ऐतिहासिक संग्रह तैयार किया है, सरकार उसके संरक्षण और रख रखाव को लेकर कदम उठाए। शैलेंद्र मिश्रा, देवघर, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ के हाहाकार से बचाने का प्रण। जब कुदरत ने किया जल प्रहार, तब आसमान से बचाने उतरे देवदूत। असम में आफत, त्रिपुरा में त्राहिमाम। देखिए शुभ मंगल सावधान मेरे यानी श्वेता झा के साथ रात 10:04 पर। सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर।